हेलो गाइस। आज सबसे पहले हम लोग पॉइजन्स इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। पॉइजन्स इक्वेशंस क्या है? तो पॉइजन्स इक्वेशन बेसिकली पोटेंशियल के डेफिनेशन के साथ जब हम लोग उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जिसका रिलेशन होता है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस यानी गॉसेस लॉ का जो एक्सप्रेशन है उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो उससे जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है उसे हम लोग पॉइजन्स इक्वेशन कहते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, उसका नेगेटिव है एक्चुअली में। और अगर हम इसे रिवर्स में देखें देन इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है बल्कि पोटेंशियल के ग्रेडियंट का नेगेटिव का वैल्यू है। इसके अलावा गॉसेस लॉ हमें बताता है कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है एज रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करें तो हमें कुछ ये एक्सप्रेशन मिलेगा जो पोटेंशियल और हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कनेक्ट करेगा। हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी रिलेशन को हम लोग इसी इक्वेशन को पॉइसन्स इक्वेशन कहते हैं। पॉइसन्स इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे यूजुअली हमें हायर डायमेंशंस में सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पॉइसन्स इक्वेशन ये बता रहा है कि किसी भी जगह का पोटेंशियल उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट होता है। ये इक्वेशन स्पेस में किसी एक जगह पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे उसके पोटेंशियल को रिलेट कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें और इसे हम किसी ऐसी जगह पे लगाएं, किसी ऐसे रीजन में लगाएं जहां पर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इन दैट कंडीशन हमारा जो रो है वो जीरो हो जाता है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए। और ऐसे कंडीशन में हमारा ये इक्वेशन लैप्लास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है जो ऐसा दिखता है। लैप्लास इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखता है जो बेसिकली कहता है कि हमारे पोटेंशियल का लैप्लासियन जीरो होगा एक ऐसे रीजन में जहां पे चार्ज मौजूद नहीं है। लैप्लास इक्वेशंस के सॉल्यूशंस बहुत ही स्पेसिफिक तरह के होते हैं। इसी कारण से हम लोग ये जान सकते हैं कि जहां पे भी चार्ज नहीं है वहां पे लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले बहुत ही स्पेसिफिक तरह के हमारे पास जो सॉल्यूशंस है वही एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा तरह के सॉल्यूशंस वहां एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली ये इक्वेशन हमारे पोटेंशियल के किस तरह पोटेंशियल जो फंक्शन है जो हमारा फील्ड है उसे रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो किस किस टाइप का हो सकता है और किस किस टाइप का नहीं हो सकता है एक ऐसे रीजन में जहां पर कि कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पर अब हम लोग लैप्लास इक्वेशन को वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में देखने की कोशिश करेंगे और ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे इनमें कौन कौन सी हमें स्पेशल प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है। क्योंकि वन डायमेंशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन अवेलेबल होगा, सो हमारा लैप्लास इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर हम लोग इसे एक एक्स एक्सिस के अबाउट सपोज कर लेते हैं कि हमारा वो फील्ड है। ये बेसिकली वन डायमेंशन में लैप्लास इक्वेशन को कहने का ये मतलब हुआ कि हमारे पास एक लाइन है और उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे पास एक स्पेसिफिक पोटेंशियल है। हम इसे ज्यादा इधर उधर नहीं जा रहे हैं। इन दैट कंडीशन हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि पोटेंशियल इस रिलेशन को फॉलो करेगा अगर ऐसे रीजन जहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है। इन दैट कंडीशन हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा। अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पोटेंशियल से रिलेटेड ये सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पर वी नॉट हमारे x इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल है और इसे हम ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। x इक्वल टू जीरो पे अगर पोटेंशियल वी नॉट है देन उससे किसी भी हम डायरेक्शन x दूरी पे आगे बढ़ते हैं। इन दैट कंडीशन वहां पे पोटेंशियल जो होगा वो वी नॉट प्लस के एक्स के फॉर्म में होगा। ध्यान से देखें तो अगर हम इसे पोटेंशियल और x के बीच में हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं देन हमें एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। बट जब हम लैप्लास इक्वेशन को सेकंड और थर्ड डायमेंशन में हम कैलकुलेट सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस तरह का एक सॉल्यूशन लिख पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सो हम लोग इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे बल्कि इस बात पे फोकस करेंगे कि इसके सॉल्यूशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहेंगी और उसे हम लोग सेकंड और थर्ड डायमेंशन में नोटिस करने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। सो अगर हम लोग वन डायमेंशन में यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हम दो स्पेसिफिक बात को नोटिस कर सकते हैं। पहला बात ये कि इसका कोई मैक्सिमा और कोई भी मिनिमा नहीं है बिकॉज एक लीनियर फंक्शन है। इसका मतलब है कि इसके कहीं पे भी बेंड होकर एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू को अचीव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम दोनों डायरेक्शन में बढ़े तो हमें किसी ना किसी एक डायरेक्शन में बढ़ते हुए वैल्यूज मिलेंगे और किसी ना किसी डायरेक्शन में घटती हुई वैल्यूज मिलेंगे। इसका मतलब इसका कोई मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होगा।
हम यहाँ पे एक और बात नोटिस कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम दो ऐसे पॉइंट चूज करें सच दैट उनका जो एवरेज पोजीशन है वो हमारा एक पोजीशन उसकी एग्जैक्टली वही पोजीशन आ रहा है जिसने हम स्टार्टिंग में चूज किया था, देन उन दोनों जगह के पोटेंशियल्स की एवरेज वैल्यू भी वो इस जगह की पोटेंशियल के बराबर होगा। जिसका कि मतलब है कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट चूज कर रहे हैं और उन दोनों के पोटेंशियल्स का एवरेज पोटेंशियल निकाल रहे हैं, देन वो उन दोनों के बीच का जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट वाला पोजीशन है उस पे जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा। That means that the potential at any point is just the average of its neighboring points. इस बात को हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग टू डायमेंशन में बढ़ते हैं और उसमें लैप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं। टू डायमेंशंस में हमारा लैप्लास इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर हम ध्यान से टू डायमेंशन में जो लैप्लास इक्वेशन है उसे ऑब्जर्व करें तो हम एक बात नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर दो क्वांटिटीज का सम जीरो है ये तभी पॉसिबल है जब आइदर दिस पॉजिटिव होके ये नेगेटिव हो जाए और या तो फिर ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए। इसका मतलब है कि अगर हमारा जो y एक्स एक्सिस की तरफ अगर हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू होगी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, दैट मीन्स एक मिनिमा होगा, देन हमें y एक्सिस में उल्टा देखने को मिलेगा, हमें एक मैक्सिमा देखने को मिलेगा। और वैसे ही उल्टा भी वैल्यूज की कंडीशन भी हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर एक डायरेक्शन में हमारे पास मैक्सिमा होगा देन दूसरे डायरेक्शन में हमारे पास डेफिनेटली एक मिनिमा होगा। इसका मतलब है कि ओवरऑल ये एक सैडल पॉइंट की तरह काम करेगा जहां पर कोई ट्रू मैक्सिमा या कोई एक्चुअल में मिनिमा एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इस कारण से इस कंडीशन में भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। अगर हम ध्यान दें तो ये प्रॉपर्टी हमें ये भी बताती है कि इसमें वो एवरेजिंग वाली प्रॉपर्टी भी काम करेगी, बिकॉज एवरेज वाली वो प्रॉपर्टी सिर्फ तभी काम नहीं करती है जहां पर हमें एक मैक्सिमा या एक मिनिमा मिल जाता है, बिकॉज ऐसे पोजीशंस पे उसकी वैल्यू आसपास के हर एक वैल्यू से ज्यादा या कम हो जाएगी। इन दैट केस कभी भी उनका एवरेज लेके हम लोग उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन है कि मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है देन वहां पर ऐसा देखा जा सकता है कि वहां पे हमेशा ये प्रॉपर्टी लागू होगी अगर v एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है कंटिन्यूअस टाइप केस में। इस कंडीशन में ऐसा होगा कि हमारे पास एक सर्कल होगा और उस पॉइंट के अबाउट एक सर्कल होगा और उसके अबाउट जब हम इंटीग्रेट करेंगे पोटेंशियल की वैल्यू को और उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे देन हमें वो एग्जैक्टली वहां पे जो सर्कल के जो सेंटर पे पोटेंशियल है वो मिल जाएगा। इसे हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सी थीटा जो है वो बेसिकली एक इक्वेशन है एक ऐसे सर्कल के लिए जो हमारे एक पॉइंट आर वेक्टर पे के सेंटर है और वो घूम रहा है। इन दैट कंडीशन हम लोग उसके जगह पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे उसकी वैल्यू को उस पर इंटीग्रेट करके फिर हम लोग उसे उसके सर्कमफेरेंस के लेंथ से डिवाइड कर देंगे। इन दैट केस हमें उसकी एवरेज वैल्यू मिल जाएगी और उससे हमें टोटल इंटीग्रल मिल जाएगा। सो हमने यह बात ऑब्जर्व किया कि टू डायमेंशन में भी ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम नहीं होंगे इस फंक्शन के पोटेंशियल के, और इसके अलावा जो पोटेंशियल है वो अगर एक सेंटर पे कैलकुलेट करे किसी सर्कल के, इन दैट कंडीशन उस सर्कल पे जो पोटेंशियल के सरफेस पे जो उसके सर्कमफेरेंस पे जो पोटेंशियल है उसकी एवरेज वैल्यू के बराबर होगा। थ्री डायमेंशंस में हमारा लैप्लास इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। थ्री डायमेंशन में लैप्लास इक्वेशन को समझना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए इंट्यूशन दे पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। बट हम ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट और सेकेंड डायमेंशंस में लैप्लास इक्वेशन में दो प्रॉपर्टीज़ थी, बिल्कुल वैसे ही थर्ड डायमेंशन में जब हम लैप्लास इक्वेशन को लिखेंगे उसमें भी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। सो इसके हिसाब से इनमें भी ये दो प्रॉपर्टीज़ होंगी कि इसके पास कोई मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होगा और यहाँ पे सर्कल के बदले में स्फीयर हो जाएगा कि अगर हम किसी पॉइंट के अबाउट एक स्फीयर के पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं उसका एवरेज वैल्यू लेते हैं, इन दैट कंडीशन हमें उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल है एग्जैक्टली वही मिल जाएगा। सो इसमें जो हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उससे कुछ इस तरह के एक एरिया इंटीग्रल के वैल्यू को हम लोग सरफेस एरिया से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम फर्स्ट डायमेंशन में जब थे देन हम उसे कई सारे प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी अच्छे से मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पा रहे थे और साथ साथ सॉल्यूशन को भी एक्सप्रेस कर पा रहे थे। टू डायमेंशंस में हम लोग सॉल्यूशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बट फिर भी हम जान सकते हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन में प्रॉपर्टीज़ होंगी और उन्हें वेरीफाई कर पा रहे हैं। थ्री डायमेंशन में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है।
इसका मतलब है लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईज़ी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यूजुअली हम लोग जब इसका एक्चुअल वर्ल्ड में इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं करते हैं, बल्कि न्यूमेरिकल मेथड्स के थ्रू इसकी सॉल्यूशंस के अप्रॉक्सिमेशंस को कैलकुलेट करते हैं और उसे रिफाइन करके हम लोग जो परफेक्ट सॉल्यूशन होगा उस तक पहुँचते हैं। अब लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट है, देन पॉइजन्स इक्वेशन को सॉल्व करना तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, जिनमें ये प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट भी करे। इसका मतलब है कि इन जनरल ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट इक्वेशन है सॉल्व करना, जिसे मैथमेटिकली या कंप्यूटेशनली सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक थ्योरम है जो हमारे काम को काफ़ी आसान कर देता है, और वो है हमारे पास यूनिकनेस थ्योरम। बेसिकली ये कहता है कि अगर हमारे पास एक खास कंडीशंस के अनुसार में कुछ खास इंफॉर्मेशन दे दी गई, और अगर जो कि बेसिकली बाउंड्री कंडीशंस होते हैं या कुछ इनिशियल कंडीशंस होते हैं, और उसके अनुसार हम लोग कोई रैंडमली कहीं से भी गेस कर सके अगर कि ये एक पोटेंशियल है जो कि उस कंडीशंस को, उन बाउंड्री कंडीशंस को या इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, देन ये यूनिकनेस थ्योरम ये कहता है कि उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि किसी भी कुछ स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशंस के साथ अगर हमें एक पोटेंशियल दे दिया गया जो कि पॉइजन्स या फिर लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, इन दैट कंडीशन उसका एक ही एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है और वो यूनिक होगा। इसका मतलब है अगर हम किसी तरह से उस सॉल्यूशन को कहीं और से कंपेयर करके, कहीं और अपने इमेजिनेशन से किसी तरह से गेस कर ले या कैलकुलेट कर ले, देन हमें उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं कि इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन सॉल्व करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इससे हमारा काम कई बार काफी आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि यूनिकनेस थ्योरम हमें बिना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए हुए हमें एक सॉल्यूशन को फाइंड करने में हेल्प कर सकता है। यूनिकनेस थ्योरम के अंदर में दो अलग अलग हमारे पार्ट्स आते हैं। पहला है फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम एंड दूसरा है सेकंड यूनिकनेस थ्योरम। आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम को डिस्कस करें। फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम कहता है कि मान लीजिए हमारे पास पॉइसन्स इक्वेशन या लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले किसी रीजन में अगर हमारे पास एक सरफेस दिया हुआ है, और इस सरफेस पे अगर हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, इन दैट कंडीशन अंदर के रीजन में उससे हम लोग जो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो यूनिकली डिटरमाइंड होगा। इसका मतलब है उसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, उसका एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे इस यूनिकली वाले स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, बिकॉज ये हमें ये यूनिकनेस को बताता है कि उसके एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर हम किसी तरह से वो एक सॉल्यूशन को गेस कर ले, देन हमें ये शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एग्जैक्टली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार हम मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं और हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलता है। बट ये बात हमें कह रहा है कि जब भी हमें किसी रीजन के ऊपर लैप्लास इक्वेशन या पॉइसन्स इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे और बाउंड्री कंडीशंस दे रखे हैं, देन उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम वो कहीं से खोज लेते हैं रादर देन डायरेक्टली सॉल्व करते हुए, देन वही एकमात्र सॉल्यूशन होगा। आइए हम लोग इसके प्रूफ को देखते हैं। हम लोग इसे कॉन्ट्रडिक्शन की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग पोटेंशियल्स हैं जो इस सेम बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, V1 एंड V2। इन दैट कंडीशन हमारा पॉइजन्स इक्वेशन इस पे सेटिस्फाई हो रहा है, जिसका मतलब है कि इनके लैप्लासियन की वैल्यू एग्जैक्टली सेम ही होगी। इन दोनों ही फंक्शंस के जो लैप्लासियन होगा उसका वैल्यू, जो कि कुछ इस तरह से होगा, जिसका कि मतलब है कि V1 और V2 दोनों ही फंक्शंस के कुछ इस तरह से होंगे, दोनों ही फील्ड्स इस तरह से होंगे कि जब भी हम उनका लैप्लासियन कैलकुलेट करेंगे, देन उसका एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स पे सेम ही वैल्यू आ जाएगा। अब हम इनके डिफरेंस को कंसीडर करेंगे। ये जो डिफरेंस है, अगर इस पे हम लैप्लास इक्वेशन को अप्लाई करने की कोशिश करें, बेसिकली इसका लैप्लासियन ले, देन हमें मिलेगा कि ये भी एक्चुअल में एक लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर हम ध्यान से नोटिस करेंगे, देन V1 और V2 दो ऐसे हमारे पोटेंशियल के फंक्शंस हैं जो कि बाउंड्री कंडीशन पे बाउंड्रीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो पॉइसन्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कुछ इस तरह से। और उनका जो डिफरेंस है उसका अगर हम पॉइंट पे उनकी वैल्यूज को एग्जैक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, और उससे जो हमें स्केलर फील्ड भी एक तरह का मिल रहा होगा, उसका अगर हम लोग लैप्लासियन कंसीडर करें, देन चूंकि लैप्लासियन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इन दैट कंडीशन हमारा इसका लैप्लासियन जो आ रहा है वो एग्जैक्टली जीरो आ रहा है, यानी एक लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
बट जरा हम इस बात पे फोकस करते हैं कि ये जो है इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी इस वी डैश के लिए। तो अगर हम ध्यान देंगे तो V1 और V2 चूंकि बाउंड्रीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन इसका मतलब है कि उन दोनों की बाउंड्रीज पे एग्जैक्टली वैल्यू सेम होगी। दोनों का ही पोटेंशियल का वैल्यू किसी भी सरफेस के एक पॉइंट पे सेम होगा। यही हमारा स्टार्टिंग इनिशियल अजम्पशन था। इसका मतलब है कि उनके डिफरेंस के अंदर में हर जगह पे उनका एग्जैक्ट सेम वैल्यू घट जाएगा और हमारा जो बाउंड्री है उस पे एग्जैक्टली जीरो वैल्यूज आ जाएंगी पोटेंशियल की। बट अब हम एक खास बात का यूज कर सकते हैं कि लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन का हमेशा यह प्रॉपर्टी होता है कि उसमें मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसके पूरे सॉल्यूशन को जीरो ही होना होगा, बिकॉज अदरवाइज अगर किसी भी पॉइंट पर हमें एक नॉन जीरो वैल्यू मिल जाती है, देन अगर सपोज एक पॉजिटिव वैल्यू है, देन हर डायरेक्शन से कहीं ना कहीं से उसकी वैल्यू बढ़ी है, तभी वो वहां पे वन हुई है। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक डायरेक्शन में घटते हुए और दूसरे डायरेक्शन में बढ़ते हुए बाउंड्री तक पहुंच जाए और वहां पे जीरो दोबारा से वैल्यू हो जाए। इसका मतलब है कि हमारा वी डैश जो है वो हर पॉइंट पे एग्जैक्टली जीरो ही होगा। और इसका मतलब है कि हमारा जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वी डैश वो ही जीरो है। इसका मतलब है ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं, कुछ इस तरह से। और इसका मतलब है कि कोई दो अलग अलग पोटेंशियल फंक्शंस कभी इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऐसा अज्यूम भी कर लेते हैं कि दो अलग अलग हमारे पास पोटेंशियल है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, देन उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही जीरो आ जाएगा हर एक पॉइंट पे। एंड इसका मतलब है कि वो दोनों ही आपस में एग्जैक्टली इक्वल होंगे। अगर हम ध्यान दें तो इसे हमने पॉइजन्स इक्वेशन के लिए चेक किया है। बट पॉइजन्स इक्वेशन में जब रो की वैल्यू जीरो होती है, देन ये उस कंडीशन में वो लैप्लास इक्वेशन बन जाता है। सो लैप्लास इक्वेशन इज जस्ट अ कंडीशन ऑफ द पॉइजन्स इक्वेशन। सो ये लैप्लास इक्वेशन और पॉइजन्स इक्वेशन दोनों पे ही सेटिस्फाई होगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है जिसके अंदर में कोई चार्ज है या कोई चार्ज नहीं भी है और हमें सरफेस पे पोटेंशियल पता हुआ है, देन हम उसके इंटीरियर के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम किसी तरह से डिटरमाइन कर ले, देन वो हमेशा यूनिक ही होगा, उसके दो अलग अलग सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम है जो बेसिकली हमारे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के प्रोसेस को स्किप करने में हमें हेल्प कर सकता है बाय गेस वर्क। आइए अब हम लोग सेकेंड यूनिकनेस थ्योरम को डिस्कस करें। सेकेंड यूनिकनेस थ्योरम हमें कहता है कि मान लीजिए हमारे पास इस शेडेड रीजन जैसा एक वॉल्यूम है जिसके जो सरफेसेस हैं, जिसके अंदर में ये या तो ये बाहरी वाला सरफेस होगा या ये इंटरनल सरफेसेस ये होंगी, जहाँ पर या तो कंडक्टर्स मौजूद होंगे या फिर वो फ्री सरफेस होगा। ये हो सकता है ये अनबाउंडेड व्यू, इन दैट केस वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। बट ऐसे में हमारे पास दो तरह के सरफेसेस होंगे, एक जिसके अंदर में कोई कंडक्टर कंटेन हो रहा होगा और दूसरा वो जहाँ पर कि कोई कंडक्टर नहीं है। इन दैट कंडीशन, और साथ ही साथ इस वॉल्यूम के अंदर में कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, इसे हम रो से डिनोट कर रहे हैं। इन दैट कंडीशन सेकंड यूनिकनेस थ्योरम कहता है कि अगर हमें हर एक चार्ज, हर एक जो कंडक्टर उसके अंदर का चार्ज पता चल जाए, पहला बात। दूसरा बात, उस वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता चल जाए। और तीसरा बात, उसके ऐसे सरफेस है जिसपे कि कोई कंडक्टर नहीं है, वहां पर अगर हमें पोटेंशियल पता चल जाए, इन दैट कंडीशन उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन ही होगा जो उन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर देखें तो सेकेंड यूनिकनेस थ्योरम भी हमें एक तरह का शॉर्टकट दे रहा है। ये हमें उस पूरे इक्वेशन को जो इस सिस्टम के लिए होगा उसे लिख के उसे सॉल्व करने के लिए के बदले में कह रहा है कि अगर हम गेस करके एक सॉल्यूशन खोज लेते हैं, देन हमें कोई और सॉल्यूशन डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज वही एकमात्र सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे भी यूनिकली वर्ड पे खास एम्फेसिस है। अब इसका हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और इसके प्रूफ में भी हम लोग पिछले वाला टेक्निक यूज करेंगे। हम लोग बेसिकली इसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लेंगे जो इसको सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और देन हम ये शो कर देंगे कि उसका जो डिफरेंस है वो जीरो है बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टीज। मान लेते हैं हमारे पास E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन हैं जो इस वॉल्यूम के हर एक इस पॉइंट पे डिफाइंड है, हर एक पॉइंट पे। और ये जो है इन तीनों ही बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि उसके ऐसे सरफेसेस जिसके अंदर में कोई जिसके अंदर कोई कंडक्टर कंटेन है उसका चार्ज हमें पता हो, या तो फिर उसके वो ऐसे सरफेसेस जिसमें कोई कंडक्टर नहीं है वहाँ पे हमें पोटेंशियल पता हो, और थ्रू आउट द वॉल्यूम अगर हमें रो पता हो, देन इसको सेटिस्फाई करने वाले हमारे ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम लोग सपोज कर लेते हैं। देन ये गॉस लॉ के हिसाब से इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जो बेसिकली पहला हमारा गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है जो कह रहा है कि इस वॉल्यूम के अंदर हम कोई भी पॉइंट ले ले और वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसका सॉल्यूशन है उसका
डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें, देन वहाँ पे जो हमारा रो है जो कि हमें पता है उस अनुसार कुछ इस ढंग से उसके साथ रिलेटेड होगा, जो दोनों ही कंडीशंस में एग्जैक्टली सेम होगा। और साथ ही साथ अगर हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं जो हमारे कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड में है, तो हम लोग किसी भी एक कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड वाले उस सरफेस के लिए लिख सकते हैं उसका सरफेस इंटीग्रल, उसके चार्ज, उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज इंक्लूड है वो उस कंडक्टर का चार्ज हो जाएगा, तो उस कंडक्टर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये उन दोनों ही कंडीशंस में सेम हो जाएगा। अब हम एक दूसरे फील्ड ई को कंसीडर करते हैं जो E1 और E2 का डिफरेंस है। अगर हम इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें किसी भी पॉइंट पे और इसका सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करें किसी भी कंडक्टर के अराउंड, देन हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। सो हम देखेंगे कि इसके लिए ये दोनों ही क्वांटिटीज जीरो हो जाएंगी इस नए इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए, जो उन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि डाइवर्जेंस हर एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका सरफेस इंटीग्रल किसी भी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड वाले सरफेस के लिए जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इस जगह के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उस फील्ड के साथ उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। एक स्केलर फील्ड हमारा पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड होगा, दोनों का प्रोडक्ट हर जगह पे एक वेक्टर देगा, तो हमें एक वेक्टर फील्ड मिलेगा और उसके डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो फील्ड्स के लिए प्रोडक्ट रूल है वो कहता है कि इसे हम कुछ इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, पर हम ध्यान से देखेंगे तो अभी हम लोग जस्ट कैलकुलेट किया कि इस नए इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है इसका डाइवर्जेंस हर पॉइंट पे जीरो है, देन ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। और अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा पोटेंशियल का ग्रेडियंट का नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, तो हमारा पोटेंशियल का ग्रेडियंट और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव का वैल्यू होगा। दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू -e² हो जाएगी। अब हम लोग दोनों तरफ पूरे हमारा जो वॉल्यूम v है उसके अबाउट इंटीग्रेशन करते हैं, ये कुछ इस तरह का होगा। बट यहीं पे हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर एक फील्ड के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं जो उसके क्लोज सरफेस के इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम एक बात यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ हमारा जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट है इसे हम लोग अलग अलग अपने कंडक्टर्स के सरफेस के इंटीग्रल्स के में इंडिविजुअली ब्रेक कर सकते हैं, और क्योंकि हर एक कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है देन v कांस्टेंट होने के कारण से बाहर आ जाएगा। बट v के कांस्टेंट होने के बाद बाहर आने के बाद हम देखेंगे कि E.dA का हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, बट हम जानते हैं कि हर कंडक्टर के अराउंड उसकी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो जीरो आ रही थी। इसके हिसाब से इसका मतलब है उसका टोटल सम जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारे पास इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो बेसिकली हर एक कंडक्टर के लिए आएगा कि उसके जस्ट आउटसाइड जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा उसके जस्ट आउटसाइड जो ई का जो सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल उसके साथ, और उन सबका सम लेना होगा। बट हम जानते हैं कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा ये ई नया फील्ड है उसका जो सरफेस इंटीग्रल है किसी भी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड क्लोज फॉर्म में वो हमेशा जीरो आ रहा है, देन इसका मतलब है कि ये पूरी क्वांटिटी हमेशा जीरो होगी, जिसका मतलब है कि ये इंटीग्रल भी हमेशा जीरो होगा। बट अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और हमारा जो वॉल्यूम है वो भी आर्बिट्री है, वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, और वो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो होगा इसका। और ये इक्वेशन हर समय वैलिड है, इसका मतलब है कि E² ही हमेशा हर जगह पे ज़ीरो होगा एवरीवेयर। और E² का जीरो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही हर जगह जीरो होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही हर जगह जीरो है यानी हर जगह वो जीरो वेक्टर है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है हमारा जो E1 फील्ड और E2 फील्ड है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ही जीरो है। E1 वेक्टर -2 वेक्टर इक्वल टू E वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। सो हमारा E1 फील्ड और E2 फील्ड दोनों ही आपस में इक्वल है, जिसका मतलब है कि हमने दो अलग अलग सॉल्यूशन एज्यूम करके चला था, बट हम लोग ने लास्ट में देखा कि हमारे पास ऐसी कंडीशंस है कि वो दोनों सॉल्यूशंस ही एग्जैक्टली सेम होंगे। इसका मतलब है कोई भी दो सॉल्यूशंस जो कि हमारी सभी कंडीशंस को बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे उनका हमेशा सॉल्यूशन जो होगा वो दोनों ही सॉल्यूशंस एग्जैक्टली सेम होंगे। तो आज हम लोग ने देखा कि पॉइसन्स इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन क्या होते हैं, इनके सॉल्यूशंस किस तरह के हो सकते हैं, स्पेशली लैप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशंस किस तरह के हो सकते हैं। इसके अलावा हमने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिकनेस थ्योरम को भी देखा जो हमें बता रहा है कि किस तरह से हम लोग
कई बार सॉल्यूशंस को जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, जो कि इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि सॉल्व कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, जो कि पॉइसन्स और लैप्लास इक्वेशन होते हैं, उसके बदले में अगर हमें सिर्फ कुछ बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशन मिल जाए, देन हम पूरे सॉल्यूशन को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया, जो कि हमें कई बार कई सारे कैलकुलेशन से बचा सकता है। आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।